बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तौसीह कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पे उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफ़ी कमज़ोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुरमुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए जरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वजीर आजम को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वजीर आजम ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफा फिर जंग रोक देता हूं, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मजीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मजीद रुक रहा हूं। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहां पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां फलां मसाइल है उनको आप हल करें। खास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है, इस पे ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और तो बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की दुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूं। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दे जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज पेश ना कर दे। अंदाजा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहां पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहां से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहां पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मर्तबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आजाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। तवज्जो है कि पीटीआई को कैसे तोड़ना है। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक फाउंडर्स ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया गया, खबरें भी चलवा दी गई। फाउंडर्स ग्रुप बना रहे हैं जनाब कि गैर नजरियाती जो तसल्लुत कायम हो गया है गैर नजरियाती लोगों का, उसको खत्म करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। फिर आते ही जो है तहरीक इंसाफ फाउंडर्स ग्रुप ने 9 मई की मजम्मत भी कर दी और ये भी कह दिया कि शोहदा हमारा फखर है, वो तो पूरे पाकिस्तान का फखर है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम फाउंडर्स ग्रुप हैं, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। तो मैं जरा क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो बुनियादी तौर पर शुरू में कौन कौन से बंदे थे? नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 नईमुल हक, नंबर 3 एहसन रशीद मरहूम, नंबर 4 हफीज खान, नंबर 5 मुवाहिद हुसैन शाह, नंबर 6 नौशेरवान बरकी और नंबर 7 महमूद ऐवान। ये 7 लोग थे जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। फिर आने वाले सालों में बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए, कई लोग छोड़ गए, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। और ये बात डॉक्टर शीरी मजारी ने कैटेगोरिकली अपने एक स्टेटमेंट के अंदर लिख कर रख छोड़ी कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और ये इमरान खान साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी। नाज़रीन, 4 वफाकी वुज़रा को निशाने इम्तियाज देने का फैसला किया गया है और ताहिर अशरफी को, तो ताहिर अशरफी का तो बनता है ना। ताहिर अशरफी ने जितनी खिदमात सर अंजाम दे दी हैं, जितनी मौलाना ताहिर अशरफी ने गालियां खा ली पाकिस्तानियों से, चलो एक आधा निशाने इम्तियाज या कोई ना कोई तमगा तो दे देना चाहिए बेचारे को। लेकिन आप बाकी लोगों को किस चक्कर में तमगा दे रहे हैं? ताहिर अशरफी का तो चलो बनता है ना कि बहुत बेचारे ने कुर्बानी दी है, बहुत ज्यादा। यानी जितना ताहिर अशरफी साहब ने पॉलिश की है और जितना ताहिर अशरफी साहब ने गेम चुक के रखी है ना, उतनी तो किसी ने नहीं भी की। तो बाकी एक तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वुज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत खराब है। इसके बारे में बता रहे थे कि वजारत दाखिला में इसने बहुत गंद मारा हुआ है और मोहसिन नकवी ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी एक नुक्ते के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करवा पाया, ये वजीर दिफा कह रहा था। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज मिल रहा है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, निशाने इम्तियाज मिल रहा है। वजीर दाखिला, पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है तूलो अर्ज के अंदर। एक SHO की मारते दहशतगर्द, आज बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन ये वजीर दाखिला और उसको निशाने इम्तियाज देने का फैसला किया जा रहा है। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशाने इम्तियाज भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशाने हैदर भी दे दें। तो इसहाक डार जिसका किया कराया कौम आज तक भुगत रही है। इसहाक डार जिसने गलत अदादो शुमार दिए, पाकिस्तान को जुर्माना भी करवा दिया। इसहाक डार जिसने मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। इसहाक डार जिसके बारे में जनरल बाजुआ सहाफियों को कहता था कि इस आदमी ने वो गड़े खोदे हैं कि पाकिस्तान 3 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। आज उस इसहाक डार को जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसे अब दिया जा रहा है निशाने इम्तियाज। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना है। देखें इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। मईशत का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज में सब कुछ खराब करने वाले आदमी को, मोहम्मद औरंगजेब को, इसको भी निशाने इम्तियाज। चौथा अहद चीमा है। शहबाज शरीफ कहते रहे जलसों में मेरा छोटा भाई है। ये करप्शन में गिरफ्तार भी हो चुका माजी में, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ISI ने इसको उठा के अहद चीमा को अंदर डाल दिया हो। इसने वैसी करप्शन ना की हो जैसी ISI ने इस पर डाल दूंगा। जब भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई हो जाती है ना ISI की, तो वो उनके बंदे उठा उठा के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा हुआ था कि अहद चीमा मेरा छोटा भाई है। तो उस दौर में इसकी जेल बनती थी और इस दौर में इसका तमगा बनता है। तो इसको भी जनाब एक तमगा इम्तियाज जो है, निशाने इम्तियाज से नवाजा जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं
सहाफियों को मिल रहे हैं। इसमें साले जाफर एक बहुत बड़ा नाम है। साले जाफर की बहुत सारी खबरें बड़ी मशहूर हुई, बड़ी कमाल। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ ताल्लुक ठीक हो वहां ये गेम चुप के रखते हैं। साले जाफर की ये खूबी है। जब नवाज शरीफ वगैरह बेचारे पकड़े गए थे ना, तो उनके कमरों से जिनसी अद्वियात और गंदी फिल्में और पता नहीं क्या कुछ साले जाफर ने निकाल लिया और उसकी एक खबर भी बना के चला दी। जंग अखबार के अंदर आज तक छपी हुई है, सामने मेरे पड़ी हुई है, ये देखें, ये खबर है। नवाज शरीफ अटक, जेल मुंतकिल, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो फिल्में और जिनसी अशिया बरामद हो गई हैं और जनाब अटक किले में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे बाद मामलात के बारे में पूछताछ किए जाने का इम्कान है। जंग को पता चला है कि वजीर आजम से अहम मामलात के बारे में जो है वो बातचीत होगी और साथ उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंक्लूजर मखसूस था जिसके एक हिस्से को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी इस्तेमाल करते थे। शहबाज शरीफ की ख्वाबगाह से जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात मिली थी। अब पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बकवास। लेकिन यहाँ ये बंदा जो है ना, इसने ये खबर भी दी हुई थी एक और, इसी ने साले जाफर ने खबर दी जी कि नून लीग ने 7 ट्रक भर के जो असला है वो फौज के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रोवाइड किया, अपने कारकुनों को 7 ट्रक भर के असला प्रोवाइड किया नून लीग ने अपने कारकुनों को, और उनकी ट्रेनिंग करवाई कबायली इलाकों से और वो फौज को मारेंगे। ये खबर भी साले जाफर ने दी हुई थी। फिर मरियम नवाज के पीले रंग की कपड़ों की खबर भी साले जाफर ने दी थी। एक दफा नवाज शरीफ जो है वो उधर किसी मुल्क में गए, सेंट्रल एशिया में, तो वहां साले जाफर ने खबर दी कि उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई, तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपके वजीर आजम तो रहमत हैं, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि उधर होती रहती है हल्की हल्की बारिश, तो वहाँ मौसम अच्छा है, उन मुल्कों का ठंडे मुल्क है, वहां पे चलता रहता है, लेकिन वहां जाके भी गेम चुक दी थी। तो जब भी कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी के भी साथ होती है ना, ये उसके साथ मिल जाते हैं। तो साले जाफर का बनता है जनाब, उनको भी अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज, और भी बहुत सारे सहाफियां ऐसे ही मिलते जुलते ही हैं, इसी तरह के करैक्टरों को नवाजे। इन निशानों को बेड़ा गर्क कर दिया। कल को किसी इज्जतदार आदमी को कहेंगे ना आप ये निशान इम्तियाज ले लें, वो हाथ जोड़ के कहेगा यार बड़ी मेहरबानी है आपकी, जिनको आपने बांट दिया हुआ ना काफी है। यानी इस दौर में जितनी बेतौकीरी की गई है कौमी अवार्ड्स की, एक इनका रुतबा होता था कि ये निशान इम्तियाज है, ये जनाब इसको फलाना अवार्ड मिला हुआ है, इसको तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला हुआ है, बड़ा लोग फख्र करते थे अपने दरवाजे के ऊपर नेम। ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ आलमी रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ये वो फैसिलिटी है जहां से वो पूरी दुनिया को पेट्रोल भिजवाता है। जब भी वो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जहां भी जाता है उनके शिप यहां से जाते हैं, वो यहीं से फैसिलिटेट करते हैं। और कुछ अंदाजों के मुताबिक ईरान का 80 से 90% तक पेट्रोल, कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि 80% और कुछ कहती हैं कि 90% वो यहां से जाता है। तो ईरान की जो आमदन है उसका ज्यादा इन्हिसार भी पेट्रोल के ऊपर है। और अगर यहां पे चोट लगाई है अमेरिका ने, तो वो रिस्क ले लिया है, जिसके बाद एक बड़ी खौफनाक सूरत पैदा हो सकती है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं जो रवाना हुए थे। इनके 2 मिशन बताए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जनाब मैंने ये कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि मैंने ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तबाह नहीं किया। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा इन्होंने कितनी तबाही की है और किस नौयत की तबाही की है। और इन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे हथियार बड़े शानदार हैं, मेरी फौज बड़ी शानदार है, मैंने बहुत ज्यादा फौज को सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा फौज को मुनज़्ज़म किया है। ईरान के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है जिससे वो हमसे बच सकें। अब ईरान को वो कह रहे हैं हम इतना तबाह करेंगे कि वो दुनिया को धमका नहीं सकेगा। खासतौर पर मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं एक इन्फॉर्मेशन, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इसराइल से थोड़ा सा अलग किया है गुज़िश्ता चंद दिनों में। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने हर स्टेटमेंट के अंदर इसराइल का तस्करा करता था, अपने हर स्टेटमेंट के अंदर नेतन्याहू की बात करता था, अपनी दोस्ती की बात करता था, अपने दोस्तों की बात करता था, इसराइल के साथ ताल्लुक की बात करता था, इसराइल की हिफाजत की बात करता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं कर रहा, बल्कि एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि इसराइल एक अलग मुल्क है, उसकी अपनी एक अलग पॉलिसी है, और हम एक अलग मुल्क है, हमारी अपनी एक अलग पॉलिसी है। और ये कहने के पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे ये एलिगेशन लग गया अमेरिका में कि ये लड़ाई तो इसराइल की लड़ाई थी, अमेरिका ने इस लड़ाई को किस खुशी में लड़ा है, और अमेरिका अपने फौजियों की कुर्बानियां इस लड़ाई में किस खुशी में दे रहा है। अगर ईरान से खतरा था तो इसराइल को था, अमेरिका को तो नहीं था। तो अमेरिका क्यों ये कुर्बानी दे रहा है? अब अमेरिका जो है वो मशरिक़ वस्ता का नाम लेता है, खलीजी ममालिक का नाम लेता है, आलमी मंडियों का नाम लेता है, आबनाए हुर्मस का नाम लेता है, बल्कि शुरू में वो इसराइल का नाम लेता था, अब वो नहीं लेता। अब ये जो अटैक किया गया है, इसके बाद ईरान का रद्देअमल बड़ा खौफनाक होगा। क्योंकि देखें ईरान ने अभी तक जिस जिस रद्देअमल का कहा
उन्होंने वो रद्द-ए-अमल दिया। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी जो जो चीज आप जैसे जैसे तबाह करेंगे, अगर आप हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे ईरान की, तो हम पूरे मशरिक़ वस्ता की बिजली बंद कर देंगे। ये ईरान ने कहा था, धमकी लगाई थी। और उसके बाद अमेरिका ने वो नहीं किया। ईरान ने कहा कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके अमरीकी अड्डों पे अटैक करेंगे, उसने किया। ईरान ने कहा आप हमारे मालियाती इदारों पे अटैक करेंगे, हम आपके करेंगे, उसने वो किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो हम आप नए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसने बंद किया। ईरान ने कहा कि अगर आप ईरान के एटमी साइट्स के ऊपर या बाकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे और सिविलियंस को निशाना बनाएंगे तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजाएंगे, और उसने ये करके दिखाया। आज के दिन में जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो इससे पहले नहीं आए। बड़ा ही खौफनाक अटैक किया ईरान ने। ये क्लस्टर बम थे और उसके अलावा बैलिस्टिक बम थे। ईरान ने तिल अबीब, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बम गिर रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह धमाके हो रहे थे। और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि वो जो बंकर्स बनाए हुए इसराइल ने वो भी इन मिसाइलों और बमों से उतने महफूज नहीं है जितने समझे जा रहे थे, और इसराइल के अंदर चंद अहम लोगों के मरने की इत्तलात भी आ रही हैं। अब ये सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खौफनाक अनाउंसमेंट किया है और बाकायदा वो उसके ऊपर एक पोस्ट करके दुनिया को बता भी दिया कि मैंने ये काम कर दिया है। अब इसका रद्द-ए-अमल ईरान की जानिब से क्या आता है? अगर ये रद्द-ए-अमल उसी तरह आया जैसे ईरान ने कहा था तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी और पूरी दुनिया के लिए एक लंबे अरसे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के शौक में हो जाएगी जिन्हें पाकिस्तान अमन का नोबेल इनाम देना चाहता है। अब एक और काम किया अमेरिका ने 10 ऐसे ईरानी शहरी हैं या लीडर्स हैं जिनके ऊपर इनाम रख दिया। अमेरिका ने कहा इन 10 लोगों के बारे में बताएगा, जो भी 10 में से किसी एक के बारे में बताएगा तो $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम हर एक के सर पे रख दिया कि हमें बताएं सिर्फ कि ये कहां पे, इसकी इंफॉर्मेशन दें और हमसे पैसा लें। ये अमेरिकन ने कहा। नादरीन, अमेरिका में सेंटकॉम ने यानी अमेरिकन फौज ने एक नक्शा जारी किया है। ये नक्शा आप देखिए, और इस नक्शे की निशानदेही की है मुख्तलिफ हलकों ने, और उन्होंने ये बताया कि क्लैश रिपोर्ट ने भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया और कई लोगों ने कि ये जो नक्शा है ये मिडल ईस्ट का है और इसमें इसराइल को दिखाया गया है, गजा को या फलस्तीन को अलग से नहीं दिखाया गया। तो क्या इसके ऊपर हम बोर्ड ऑफ पीस में कोई एहतजाज करेंगे, कोई आवाज़ उठाएंगे कि अमेरिकन फौज की जानिब से, सेंटकॉम की जानिब से जो नक्शा जारी किया गया उसमें सऊदी अरब भी है, इराक भी है, जॉर्डन भी है और उसके बाद इसराइल भी है, लेकिन गजा का यहाँ पे कहीं पे कोई निशान या नाम नहीं रखा गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा लगता है कि ये फैसला हो गया है कि अब गजा का वजूद नहीं रहेगा, गजा से तमाम फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और गजा को वैसा ही बनाया जाएगा जैसा प्लान जेरेड कुशनर का था, जिस प्लान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की थी। नाजरीन, 3 ईरानी पायलट्स जो हैं उनका एक रोला पड़ गया, वो मिसिंग है। खबर यह है कि ईरान ने कतर पर इल्जाम लगाया है कि 3 ईरानी फौजी पायलट जो गए थे एक अटैक करने के लिए अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए गए थे और 2 मार्च को दुश्मन के फौजी अड्डे के खिलाफ मिशन के दौरान कतर के ऊपर इनके तैयारे गिरे थे। और ये ईरान की जानिब से पहली बार अवामी सतह पर इस बात की तस्दीक की गई है कि वो जो 3 पायलट हैं वो जिंदा हैं और उन्हें कतर ने जो है वो अपने कब्जे में लिया हुआ है और उन्हें उनके खानदानों से रब्ता करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और रेड क्रॉस पर जोर दिया कि वो इनसे मुलाकात करें और इनकी रिहाई को यकीनी बनाने में मदद करें। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि ईरान ने यह दावा किया कि उसके 3 ऐसे पायलट हैं। जब वो अमेरिकन तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो पायलट उनके वहाँ पे कतर में उनके एयरक्राफ्ट गिरे और वो वहाँ पे उतर गए और उन्हें पकड़ लिया गया और वो अब कतर की हिरासत के अंदर है और वो उनके कब्जे में है, लेकिन उनकी खानदान से और कहीं पर रब्ता नहीं करवाया जा रहा। कतर इसके बारे में क्या कहता है एक आधे दिन में मौक़िफ़ आएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। शेर अब्दुल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि जनरल फैज़ उनके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत कर रहा था और उसने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम गिरफ्तार हुआ था। असल में ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है इसको बाकायदा अगवा किया गया था 13 और 14 अगस्त की रात को 2024 में। फिर काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद इसका पता चलता है और ये मिल जाता है, फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है।
इसके ऊपर इल्ज़ाम यह था कि इसने सहूलत कारी की है किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत की राब्ता करवाने में इमरान खान साहब के साथ। यानी इमरान खान साहब के किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियत के साथ राब्ता करवाने में या मैसेज